नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से शरद पवार, एनसीपी के जो प्रमुख हैं, शरद पवार पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी बौखलाहट, उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी, इसका सबब हम लोग ज़्यादातर जो है राजनीतिक कारणों में ढूंढ रहे थे। वो कारण तो थे ही, मतलब वो कारण गलत नहीं थे। उनकी चिंता जो है वो जो कुछ केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, जांच हो रही है, उनके परिवार की संपत्तियों की जांच हो रही है, उनके मंत्रियों की, वो सब तो थी ही। नागपुर में उन्होंने एक धमकी दी थी जिसका जिक्र मैंने किया था कि जो लोग अनिल देशमुख के जेल जाने के लिए जिम्मेदार हैं उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो माना यह जा रहा था कि क्योंकि इसकी जांच सीबीआई कर रही है तो उनका इशारा केंद्र सरकार की ओर है। वो तो था, और मुद्दे भी हैं। ईडी भी जांच कर रही है अलग अलग मामलों की, अनिल देशमुख के मामले की भी। तो वो मुद्दा तो था ही, लेकिन ये इसका भांडा फूटा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उनके वकील ने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको चौंका देगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनको गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा था कि ये बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए कि जिस पुलिस में महकमे में वो इतने बड़े अधिकारी रहे, कमिश्नर रहे, उसी पुलिस से परमबीर सिंह को अपनी जान का खतरा है। ये कैसी स्थिति बन गई है? और उस समय क्या हुआ था? क्यों महाराष्ट्र सरकार जो है उनको ये प्रोटेक्शन देने के या उनको जो है गिरफ्तारी से राहत देने के मामले पर विरोध में नहीं आई? उसका कारण समझ में नहीं आया। ये समझा गया कि लापरवाही है, ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है। वहाँ जो कुछ चल रहा है सब नियोजित ढंग से चल रहा है, सोच समझ कर चल रहा है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील ने? वो खुलासा होने के बाद मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में, जब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। हालांकि अपने देश में राजनीति में बहुत बड़े बड़े मामले हो जाते हैं और कई बार होता है कि कुछ नहीं होता, लगता है कि बवंडर आएगा, भूचाल आएगा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन इस मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक, पार्टियों के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेले, जो नवाब मलिक जो खेल खेल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट के जरिए प्रमाण देकर आप कोई बात कहते हैं तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। फिर उसको झुठलाना या जिसने ये कहा है उसके लिए उसे वापस लेना लगभग असंभव जैसा हो जाता है। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के लिए परमबीर सिंह के लगाए आरोपों को आसानी से झुठलाना बहुत ही कठिन होने वाला है। परमबीर सिंह के वकील ने जो उनकी ओर से एफिडेविट देकर कहा है, एक बात तो ये कही है कि यहीं है, देश में ही हैं, देश से बाहर नहीं गए। अब देश से बाहर नहीं गए तो महाराष्ट्र पुलिस जो है उनके घर पर कुर्की का नोटिस लगा रही है, उनको जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करवा रही है अदालत से, ये सब कार्रवाई कर रही है। तो इसका मतलब तो यही समझा जाएगा ना कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस को इसका कोई अता पता नहीं है कि परमबीर सिंह कहाँ हैं। शरद पवार से लेकर एनसीपी के सारे नेता आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार ने परमबीर सिंह को देश से बाहर भगा दिया है। अब आप देखिए, समस्या वो बने हुए हैं महाराष्ट्र की सरकार के लिए, एनसीपी के मंत्री के लिए। एनसीपी ही नहीं, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है उद्धव ठाकरे की, उसके लिए। लेकिन जो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है उसको भला केंद्र सरकार क्यों भगा देगी? उसमें क्या फ़ायदा है केंद्र सरकार का? उसमें तो नुकसान ही है। अगर परमबीर सिंह यहीं रहते हैं, अपने आरोप पर डटे रहते हैं जो अनिल देशमुख के खिलाफ उन्होंने लगाया है, तो इसका राजनीतिक फ़ायदा, अगर वो उन पर आरोप साबित होता है अनिल देशमुख पर, तो इसका राजनीतिक फ़ायदा तो बीजेपी को होगा। तो बीजेपी परमबीर सिंह को क्यों भगा देगी? ये तर्क समझ से परे था। लेकिन तर्क के आधार पर राजनीति चलती नहीं, और आजकल तो बिल्कुल नहीं चलती। न तर्क चलता है, न तथ्य चलता है। आरोप कौन कितनी तेजी से और किस तरह से लगा सकता है और कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकता है, इससे तय होता है।
तो ये आरोप जब एनसीपी लगा रही थी तो बीजेपी के लोग एक तरह से डिफेंसिव थे कि भाई हमने नहीं किया, हम क्यों करेंगे, तमाम तरह के तर्क दे रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के मन में तो शंका आ गई थी कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये पहले आरोप लगवाया बीजेपी ने फिर भगवा दिया, अब वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना आरोप जो है वापस लेना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बात आई है, जो परमवीर सिंह के वकील ने कहा है, परमवीर सिंह के एफिडेविट के जरिए वो ये कहा है कि महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे उनके संपर्क में थे। संजय पांडे ने सरकार की ओर से उनको धमकी दी कि इन लोगों से उलझोगे तो मुश्किल में पड़ोगे, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ोगे तो मुश्किल में पड़ोगे, अच्छा होगा कि तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, तुम्हारे खिलाफ जो केस हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो पुरानी कंप्लेंट्स हैं उन पर भी जांच होगी, नई जांच भी होगी, नए मुकदमे दर्ज होंगे, तो इसलिए अच्छा है इसे वापस ले लो। अब ऐसा लगता है कि परमवीर सिंह ने इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है, अदरवाइज अगर उसको साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है तो जाहिर है कि उसको जो है उन्होंने टेप कर लिया था। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक राज्य का डीजीपी, पुलिस का मुखिया, सरकार की ओर से एक पूर्व पुलिस अधिकारी को धमकी दे रहा है जिसको उसकी सरकार अभियुक्त मानती है, उससे समझौते की बात हो रही है, उससे सौदेबाजी की बात हो रही है। तो नागपुर में उस दिन जो शरद पवार धमकी दे रहे थे उसमें सबसे प्रमुख उस समय उनके दिमाग में रहा होगा परमवीर सिंह का नाम। वो उस भाषण के जरिए परमवीर सिंह को संदेश दे रहे थे कि ये आरोप वापस ले लो, नहीं तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। परमवीर सिंह अपने आरोप से पीछे हटे नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा इस पूरे मामले की मैंने जो आरोप लगाया है और जो बातें कही जा रही हैं इसकी सीबीआई जांच का आदेश दे दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं देश छोड़कर न गया हूँ न जा रहा हूँ। तो परमवीर सिंह देश में ही हैं। महाराष्ट्र की पुलिस को पता है, महाराष्ट्र की सरकार को पता है कि वो कहाँ हैं। महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया उनके संपर्क में थे। तो सवाल ये है कि जब उनके संपर्क में थे तो सरकार और पुलिस ये नाटक क्यों कर रही थी कि परमवीर सिंह खोजने से नहीं मिल रहे हैं, हमको पता नहीं कि वो देश में हैं या नहीं हैं, कहीं वो देश छोड़कर भाग तो नहीं गए हैं। ये सब बातें महाराष्ट्र सरकार की ओर से आ रही थी, और महाराष्ट्र सरकार की ओर से जब ये बातें आ रही थी उसी दौरान उनके जो डीजीपी हैं, पुलिस के मुखिया हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। अब आप देखिए इसी वजह से सीबीआई फिर कोर्ट में गई, शायद हाई कोर्ट में गई, कि हमने समन किया था डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को पूछताछ के लिए इस मामले में, सरकार ने उनको भेजने से मना कर दिया, वो सीबीआई के समन पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, ये चूंकि समझौते की बातचीत चल रही थी, इसलिए जब सोमवार को उनका केस आया परमवीर सिंह का सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत मांगने के लिए, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार वहाँ मौजूद नहीं थी। आमतौर पर ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार या दूसरा पक्ष जो होता जो प्रोसिक्यूशन होता है वो एक कैविएट फाइल करके रखता है कि अगर इस मामले की सुनवाई हो तो हमको सुने बिना कोई फैसला न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है परमवीर सिंह को, वो महाराष्ट्र सरकार को सुने बिना दी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने न तो कैविएट फाइल किया न उस दिन मौजूद थी। तो बचाने की कोशिश हो रही थी, चाहती थी महाराष्ट्र सरकार कि ये राहत मिल जाए परमवीर सिंह को, जिससे दबाव बनाने में आसानी हो जाए, हम कह सकें कि देखिए हमने आपको ये छूट दिला दी, अब आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी का खतरा टल गया है, इसलिए हमारी बात मानिए और ये शिकायत वापस ले लीजिए। अनिल देशमुख का फंसना, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये शरद पवार के लिए, उनकी पार्टी के लिए और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए एक खतरे की घंटी है, गले में पत्थर डालकर पानी में उतरने जैसा है। तो अनिल देशमुख नाम का जो ये पत्थर है वो इस सरकार को डुबो सकता है। अगर इसकी ठीक से जांच हो गई, अगर इस मामले में ठीक से अदालत में पैरवी हो गई, तथ्य पेश कर दिए गए,
अगर प्रमाण पेश कर दिए गए तो ये न केवल अनिल देशमुख जेल जाएंगे और बहुत से लोग जेल जा सकते हैं। यही चिंता है जो शरद पवार को खाए जा रही है। ऐसे समय जब वो अपनी पार्टी में अपना उत्तराधिकारी तय करने की उसको गद्दी सौंपने की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए उनकी नज़र में उनकी उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी है। वो अपने भतीजे अजित पवार को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते। ये बात अजित पवार को भी पता है। वो जो उन्होंने बगावत की थी 2019 में शुरुआत में, उसका कारण भी यही था कि उनको मालूम था कि उनको जो है एनसीपी में जो है शरद पवार राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, लेकिन संगठन अजित पवार के पास है। तो ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर ऐसे माहौल में जब सरकार चलवा रहे हैं शरद पवार, उनके रिमोट से चल रही है, जब अपने स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी तय करना चाहते हैं, ऐसे में अनिल देशमुख उनके गले में पत्थर बन गए और वो उनकी पूरी सारी ताकत इस समय लगी हुई है इस पत्थर को गले से निकालने में। और उसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि उस पत्थर का भी बचाव करें। पत्थर को तोड़ नहीं सकते, तो पत्थर जो है वो अनिल देशमुख, अगर वो जेल जाएगा तो वो फिर बाकी लोगों को बचने नहीं देगा। इसलिए शरद पवार परेशान है, इसलिए एनसीपी के लोग परेशान हैं। ये जो आप नवाब मलिक का अति उत्साह देख रहे हैं, जो रोज़ जो है वो समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, समीर वानखेड़े सच्चे हैं, झूठे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके जरिए कोशिश है कि जो भी जांच एजेंसी हो, जो जांच अधिकारी हो, उसको रॉन्ग बॉक्स में खड़ा कर दो, उसकी जो निष्ठा है उसको संदेहास्पद बना दो, उसकी जो इंटीग्रिटी है उस पर सवाल उठा दो और उस जांच को विशेष कर दो, विषाक्त कर दो। ये कोशिश है। समीर वानखेड़े से उनका कोई निजी, उनकी कोई खुन्नस नहीं है सिवाय इसके कि उनके दामाद को गिरफ्तार किया था। पूरी एनसीपी लगी हुई है, शरद पवार ने नवाब मलिक को खुली छूट दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये मामला शरद पवार तक जाता है, उन पर आंच आ सकती है और शरद पवार किसी भी हालत में नहीं चाहते कि इस उम्र में आकर वो ऐसे मामले में फंसे जहां उनका नाम आए। यही वजह है कि आप देखिए अनिल देशमुख को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर पूरी सरकार, पूरी पार्टी, शरद पवार जितना कुछ कर सकते हैं, हर तरह के समझौते के लिए तैयार है। कोई अनिल देशमुख को बचा दे, लेकिन अनिल देशमुख को बचाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा और अदालत से भी उनको कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से एक अभियुक्त जिसकी वो खोज कर रही है, जिसकी वो जांच कर रही है, उससे जो सौदेबाजी की कोशिश की है, इसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेता है, क्योंकि इसका असर दूरगामी होगा। ये केवल संजय पांडे का मामला नहीं है, ये अनिल देशमुख का मामला नहीं है, ये देश में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के इस जो नेक्सस है उसका मामला है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी सबसर्विएंट हो जाती है पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने। संजय पांडे जो डीजीपी हैं, उनको क्या ज़रूरत है इस तरह की बातचीत करने की, अगर उन्होंने की है, जैसा कि दावा परमवीर सिंह कर रहे हैं, जैसा कि उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। अगर ये सब सही है तो उनका जो आचरण है वो उनके पद के अनुरूप नहीं है। अब या तो परमवीर सिंह इस बात को साबित करें या संजय पांडे सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार जाए कि परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत है, निराधार है, उनसे संपर्क नहीं किया गया। लेकिन इस सब का पता कैसे चलेगा? पता तो तब चलेगा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक जो है सर्विलांस के जरिए पता चलेगा। ये तो जब उन दोनों के फ़ोन की जो है वो कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा कि कौन किस समय कहाँ था, बातचीत हुई कि नहीं, किस नंबर से किस नंबर पर बात हुई, ये सब जांच से जब सामने आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस दिया है, महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस दिया है इस पर जवाब देने के लिए। तो 6 दिसंबर की तारीख महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे भी 6 दिसंबर का
एक अलग महत्व है भारत की राजनीति में, देश के इतिहास में भी। लेकिन 6 दिसंबर को क्या इस पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का जो नेक्सस है, जो क्राइम सिंडिकेट का नेक्सस है, उसके बारे में कोई नई दिशा, कोई नई उम्मीद जगेगी? मुझे पता नहीं है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट, जो बार बार इस बात पर चिंता जाहिर करता है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और अपराधियों का गठजोड़ हो रहा है, इसको तोड़ा जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे तेज़ी से तय होने चाहिए, तो उस चिंता पर अमल करने का समय है। यही मौके हैं। इसी तरह के केसेस के जरिए एक संदेश, कड़ा संदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, एक चेतावनी दे सकता है। ये एक तरह से डिटरेंट का काम कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तेज़ी से कार्रवाई करता है। तो सवाल ये है कि 6 दिसंबर को क्या होगा, तो ये तो अदालत में ही पता चलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।